सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात कर रहे हैं कक्षा 12 की। किसकी? कक्षा 12। और कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है भूगोल विषय से संबंधित हम बात करें। अध्याय चल रहा है हमारा 12वां और उसका नाम है पर्यावरण से संबंधित, जिसमें हमने प्रदूषणों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से मेन जो प्रदूषण होते हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन मृदा प्रदूषण। फिर हमने बात की थी अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में कौन कौन सी गैसें होती है, क्या प्रभाव होता है, कैसे इन्हें रोका जा सकता है, क्या उसका संरक्षण किया जा सकता है, क्या क्या नुकसान होते हैं, ये हमने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं हरित गृह प्रभाव। नाम सुना है आपने? हरित गृह प्रभाव, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल होती है, नाइट्रोजन, मीथेन शामिल होती है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि शामिल है। सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने देती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तथा पृथ्वी से ऊष्मा को बाहर भी निकलने देती है, लेकिन यह गैस अधिक मात्रा में होने पर एक मोटा आवरण बना देती है तथा पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा को रोकने लगती है। जो वापस लौटते हैं ना, उसको रोकने लगती है। इसलिए जिस क्षेत्र में रोकने लगती है ना, उस क्षेत्र का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसे क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव। ध्यान रखना कि सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने कौन देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सीमित मात्रा में होती है, और पृथ्वी से ऊष्मा को बाहर भी निकलने देती है। लेकिन क्या होता है, अगर गैस अधिक बढ़ जाए, ठीक है, आप कभी देखना जब तापमान बढ़ेगा इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। अधिक मात्रा होने पर एक मोटा आवरण बन जाता है। इसे जो पृथ्वी से वापस लौटती है ना ऊष्मा, उसको ये रोकने लगती है तो वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, इससे वहाँ तापमान बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव। यानी मुख्य रूप से इसमें गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होने की समस्या है, क्योंकि सूर्य से आने वाले ताप को पृथ्वी पर रोक तो लिया जाता है, पर उसे वायुमंडल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। हरित गृह प्रभाव के कारण औद्योगिकरण सबसे बड़ी तो समस्या है। उद्योगों का विकास जितना ज़्यादा हो रहा है, तापमान उतना बढ़ रहा है। उद्योगों में कोयले, पेट्रोलियम के उपयोग के कारण वनों का विनाश। आपको पता है वन कितने काटे जा रहे हैं? वन काटे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत उपयोगी गैस है, क्योंकि ये पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन वनों की लगातार कटाई के कारण वृक्षों की कमी होने से वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है। अधिक मात्रा में ये हानिकारक होती है। सीधी बात है भी, इतने दिन प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो पेड़ पौधे खूब होते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण कर लेते थे। लेकिन अब पौधे कम हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण होता नहीं है, वो बढ़ रही है तो तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है तो रोग बढ़ रहे हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे लकड़ी और कोयले जलने से ईंधन उत्पन्न होती है ना, ऊर्जा के दहन से यानी जलाने से जीवाश्म ईंधन के लगभग 80% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मुक्त होती है। CO2 की मात्रा 290 से 330 ppm तक बढ़ने का मुख्य कारण वनों का विनाश तथा जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। इसलिए तो आपको पता है सरकार ने गैस सिलेंडर की शुरुआत कर दी है। निर्धुन चूल्हा, यानी अब धुएं वगैरह नहीं होता है, तो बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। रेफ्रिजरेटर, कौन सा? फ्रिज। एयर कंडीशनर, AC शॉर्टकट में नाम लेते हैं ना, AC। ए का मतलब एयर कंडीशनर यानी C का प्रयोग। रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर के निर्माण कार्य और प्रयोग से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्पन्न होती है, जो हरित गृह गैसों की मात्रा को बढ़ाती है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में गैस होती है ना, और कौन सी होती है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एयर कंडीशनर, ध्यान रखना, जिन लोग घरों में AC लगे होते हैं ना, तो AC और रेफ्रिजरेटर हमें सुविधा बहुत देते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन इनके नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। ये चित्र देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव। इस प्रकार ये स्वच्छ वायुमंडल से गुजरती सौर विकिरण का कुछ हिस्सा पृथ्वी और वायुमंडल द्वारा परिवर्तित हो जाता है। बाह्यमंडल, वायुमंडल विकिरण का मुख्य हिस्सा ये चीज़, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, तापीय विद्युत संयंत्र चलते हैं, बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े हैं। कोई
अंदाज़ा नहीं होता इनका कितना प्रदूषण होता है। ताप जिससे हमें बिजली होती है। अब ऐसे है ना, अब अपने क्षेत्र में आपको पता है हमें बिजली कहाँ से मिल रही है? सूरतगढ़ थर्मल पावर से आती है। लगभग 12 से 13 जिले हैं राजस्थान के जहाँ सूरतगढ़ से विद्युत जाती है। तो इसका मतलब कितना उत्पादन होता होगा, कितना खर्चा लगता होगा, कितना प्रदूषण होगा, फिर जाके इतने पावर। अब देखिए हरितगृह के दुष्प्रभाव। मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसों के स्तर में पिछले 100 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। CO2 की सांद्रता में 30% की बढ़ोतरी हुई है। मीथेन की मात्रा वायुमंडल में औद्योगिक क्रांति के समय तक लगभग 145% बढ़ चुकी है। इससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा है। पृथ्वी के उष्मायन में वृद्धि हुई है, यानी उष्मा में वृद्धि हुई है, तापमान में वृद्धि हुई है। इसके मुख्य प्रभाव है। अब प्रभाव देखो, तापमान में वृद्धि। पूरे विश्व के उस तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम नहीं किया गया तो सूरज की तीव्र रोशनी और ऑक्सीजन की कमी से वृक्षों के बने रहने की संभावना कम हो जाएगी। देखो ऑक्सीजन की कमी आएगी तो वृक्ष और प्राण वह आपको पता है कितने कुछ हो जाएंगे। वर्षा में वृद्धि, वर्षा का चक्रण बदल जाएगा। वर्षा में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ देशों में विपरीत स्थिति के कारण मरुस्थलीकरण भी होगा। सूखा भी होगा तो मरुस्थल होगा। समुद्री सतह में वृद्धि मात्र 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि के परिणामस्वरूप हिमनद और ध्रुवीय हिम टोपियाँ पिघलेगी। चोटियाँ ना वो पिघलेगी, टोपियाँ नहीं चोटियाँ। समुद्र तटीय मैदानों में बाढ़ आएगी। संभवतः कई द्वीप पानी में डूब जाएंगे। जल स्तर में वृद्धि होगी। फिर जहाँ बर्फ़ है वो पिघलेगी तो नदियों में बाढ़ आएगी और वो समुद्र में जाएगा जल, और जो नीचा क्षेत्र है वो समुद्र में डूब जाएगा। वनस्पतिक क्षेत्रों में परिवर्तन, घास क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन होगा। अफ्रीका के रेतीले क्षेत्रों में अकाल की संभावना हो सकती है। बीमारियों के स्तर में वृद्धि, वनस्पति क्षेत्र में परिवर्तन होने से कीट पतंगों में भी परिवर्तन संभव है। इससे बीमारियों में वृद्धि का अंदेशा रहेगा। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि होने पर मलेरिया स्तर में 45 से 60% वृद्धि हो सकती है। जैव विविधता को खतरा, ताप वृद्धि के परिणामस्वरूप 80% जैव विविधता को खतरा हो जाएगा। जैव विविधता में पशु पक्षी आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु सारे आते हैं। वैश्विक तापमान से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, वैश्विक तापमान का सर्वाधिक प्रभाव भारत समेत 6 देशों पर पड़ रहा है, जिनमें नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिनकी लगभग 2 अरब जनसंख्या वैश्विक तापमान की चपेट में है। वैज्ञानिकों ने उन 9 क्षेत्रों को चिन्हित किया है जिनकी जलवायु में परिवर्तन देखा जा रहा है। इनमें से एक भारत के मौसम चक्र भी प्रभाव पड़ेगा और उसमें बदलाव और परिणामस्वरूप खाद्यान्न की कमी के संकट का सामना करना पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक खतरा चीन और भारत जैसे देशों में होगा। भारत में ग्लोबल वार्मिंग के चलते गेहूं उत्पादन में गिरावट देखी जा सकती है। अचानक गर्मी बढ़ने से गेहूं की बालियों में अन्न विकसित नहीं हो पाता। आशंका है कि इसमें 3 से 4% की कमी हो सकती है। समुद्री जल स्तर में 1 मीटर ऊंचा होने से 576.40 हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो जाएगी और करीब 71 लाख लोगों को विस्थापित होने का सामना करना पड़ सकता है। विस्थापित एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का। मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम सहित कई द्वीप और बांग्लादेश के 17% क्षेत्र पानी में समा जाएंगे, जिससे विभिन्न तरह की समस्या अनायासी हो सकती है। 80% जैव विविधता को खतरा है। प्रतिवर्ष हिमनद 1.7 मिलीमीटर की रफ्तार से पीछे हट रही है, यानी पिघल रही हैं। भारत का गंगोत्री अपने मूल स्थान से 23 मीटर पीछे खिसक चुका है। विश्व का सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला देश चीन है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से भारत का चौथा स्थान है। अब उपाय देखो क्या कर सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के। इसके उपाय, ग्रीन हाउस प्रभाव कम करने के उपाय, संभावित समाधान, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करना पड़ेगा। जिससे विषैली गैस से निकलती है ना, उनको कम करना पड़ेगा। अधिकाधिक वृक्षारोपण करना, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अपचित कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड स्तर में संतुलन बनाए रखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के प्रयोग को रोकना, CFC एक बार वायुमंडल में प्रवेश करने पर वर्षों तक नष्ट नहीं होती, अतः CFC उत्सर्जित करने वाले भौतिक साधनों के इस्तेमाल को रोका जाए। ओजोन परत में शरण, समुद्र तल से 30 से 80 किलोमीटर ऊंचाई के वायुमंडलीय भाग को ओजोन मंडल कहते हैं। इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। यह गैस वस्तुतः एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है और उच्च ऊर्जा युक्त पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है।
ओजोन परत में ओजोन गैस की सांद्रता में कमी के कारण विशालकाय क्षेत्र में ओजोन रहित छोटे छोटे क्षेत्रों को ओजोन छिद्र कहा जाता है। 1970 के दशक के बाद से पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% की धीमी कमी आ रही है। इसी समान अवधि के दौरान पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समताप की ओजोन में अधिक लेकिन मौसमी कमी आ रही है। इस घटना को ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। समताप मंडलीय ओजोन रिक्तीकरण के अलावा क्षोभ मंडलीय ओजोन रिक्तीकरण की घटनाएं भी पाई गई है, जो बसंत ऋतु के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों की सतह के पास होता है। ये देखिए आप ओजोन परत, इसमें इस तरह का छिद्र हो रहा है। ये ओजोन परत का क्षरण, ठीक है। ओजोन परत के क्षरण के कारण देखो, क्षरण यानी धीरे धीरे कट रही है, छेद हो रहे हैं उसमें। ओजोन गैस की अल्पता और विनाश के मुख्य दोषी कारक हेलोजेनिक गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। समताप मंडल में क्लोरीन परमाणु के विसरण से ओजोन की कमी होती है। क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट करते हैं। ये क्लोरीन परमाणु क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विघटन से बनते हैं। CFC और हेलोनों की वृद्धि होने पर ओजोन रिक्तीकरण क्रियाविधि में वृद्धि होती है। जैसे देखा ना, Cl3+Hb, Cl2+Cl। क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु ओजोन के अणुओं को कई अपघटीय विक्रियाओं, ये सारी चीज़ें आपने विज्ञान में पढ़ी होगी, नष्ट कर देते हैं। इस तरह के एक चक्कर के सरलतम उदाहरण में एक क्लोरीन परमाणु एक ओजोन अणु के साथ क्रिया करता है। इससे एक ऑक्सीजन परमाणु को लेकर CIO बना लेता है और ऑक्सीजन अणु को मुक्त कर देता है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड CIO ओजोन के दूसरे अणु के साथ क्रिया करके एक अन्य क्लोरीन परमाणु और 2 ऑक्सीजन अणु बना देती है। समग्र प्रभाव ओजोन की मात्रा में कमी का कारण बन जाता है, जो समताप मंडल के नीचे भागों में ओजोन के विनाश का कारण है। ठीक है, ये देखिए ओजोन परत के संरक्षण के प्रभाव। ओजोन परत की शक्ति से त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद जैसे रोग हो जाते हैं। आजकल देखना कैंसर बहुत हो रही है, आंखों के रोग बहुत हो रहे हैं। पराबैंगनी किरणों के कारण पादप प्लावक नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण समुद्री खाद्य श्रृंखला पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कई प्रकार की फसलों की मात्रा और गुणवत्ता में कमी आती है। पराबैंगनी किरणों से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में ओजोन क्षरण के कारण तापमान में और अधिक वृद्धि होगी। इस कारण लोगों का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध होगा। ओजोन परत बचाने हेतु प्रयास। 2 मार्च 1990 को लंदन में ओजोन परत सुरक्षा नामक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। इसके अनुसार CFC और हेलोन के उत्पादन और अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोइथेन के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। फ्रियोन सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आप अपने जो रेफ्रिजरेटर चलाते हैं ना, उनमें फ्रियोन गैस होती है, ध्यान रखना। जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गद्देदार सीट या सोफों में काम आने वाली फोम या एरोसोल स्प्रे में होता है। इनको भी प्रतिबंध किया गया है। अमेरिका द्वारा चलाए गए कॉनोर वायुयान से ओजोन परत के विघटन की आशंका चलते प्रतिबंध कर दिया गया, क्योंकि इस वायुयान की गति और ध्वनि अत्यधिक तीव्र थी। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत सुरक्षा दिवस राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर बनाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता को सेमिनार, कार्यगोष्ठियों के माध्यम से समस्या से अवगत कराया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण और पृथ्वी की रक्षा के लिए किए गए वैश्विक प्रयास।